Hello everyone, this is Shafqat Mahmood Yusufzai and you people are watching Smart Law Lectures. Dear friends, in this video lecture we will be discussing about contracts which must be performed. So as a general rule, all contracts once made they must be performed. यानी कि एक दफ़ा अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको हर हाल में अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन जहां पर जनरल रूल्स हैं वहां पर एक्सेप्शंस भी मौजूद होते हैं। तो हम एक वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 37 में बताया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन का मतलब है, फर्ज कीजिएगा कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 1000 लीटर जो है केरोसिन ऑयल सप्लाई करूंगा। कब सप्लाई करूंगा? फर्ज कीजिएगा 25 जनवरी को, और इसी दिन जो है मैं आपको 6 बजे आपको केरोसिन ऑयल सप्लाई करूंगा, ठीक है। और बी ने कहा कि मैं आपको, जब आप मुझे केरोसिन ऑयल सप्लाई कर देंगे 1000 लीटर केरोसिन ऑयल, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो इसे कहते हैं ऑब्लिगेशंस। ए का क्या ऑब्लिगेशन है कि वो 25 तारीख को शाम 6 बजे यानी 6 बजे से पहले पहले वो बी को केरोसिन ऑयल सप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही ए अपना जो इनका जो ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म कर देंगे तो ए की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, यानी कि ए फिर लाइबिल नहीं होता। यहाँ पर बी जब वो केरोसिन ऑयल को चेक कर लेंगे कि वाकई में जितना क्वांटिटी और जो क्वालिटी मांगी गई थी वही क्वांटिटी और वही क्वालिटी सप्लाई कर दी गई है, तो बी ए को 1 लाख रुपए दे देगा, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्लिगेशंस है। तो इस सेक्शन में बताया गया है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म। मस्ट ईदर परफॉर्म का मतलब है कि या तो वो अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर दें। जैसे कि इधर ए ने 25 जनवरी को शाम 6 बजे बी को 1000 लीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई कर दिया और बी ने उसके बदले में 1 लाख रुपए दे दिया। सो इट इज कॉल्ड के कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है। और ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को 25 जनवरी शाम 6 बजे से पहले 1000 लीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड ऑफर टू परफॉर्म, यानी कि एन यहां पर ए की जो लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। अगर बी इस केरोसिन ऑयल को एक्सेप्ट नहीं करता तो यहां पर बी की जो लाइबिलिटी है वो मौजूद रहती है, बल्कि जो ए की लाइबिलिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। ए बाद में फिर लाइबल नहीं होता, यानी कि बी ये नहीं कह सकता ए को बाद में कि आप मुझे अब जो है 1000 लीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई कर दें। तो या तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दें, सिमल्टेनियसली परफॉर्म कर दें, या जो है ऑफर टू परफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ए ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म कर लिया। ए का जो ऑब्लिगेशन है वो तो ए ने परफॉर्म कर लिया, मगर बी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहां पर जो ए की लाइबिलिटी है वो क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आगे बताया गया है देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जो इनके प्रोमिसेस हैं उनको परफॉर्म कर दें। Unless such promises is dispensed with or excused under the provision of this act or any other law. For example, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और बाद में दोनों पार्टीज जो है म्यूचुअली उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दे, कैंसिल कर दे, तो उन कॉन्ट्रैक्ट को फिर परफॉर्म करना नहीं है। और इसी तरीके से जो अगर लॉ ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है कि अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करें, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी परफॉर्मेंस भी लाजमी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको अपना घोड़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों,
और बी ने कहा कि मैं आपको 50,000 रुपये दे दूंगा। अब होता क्या है कि वो घोड़ा जो है वो मर जाता है। जब घोड़ा मर जाता है ना ए को पता होता है ना बी को, मगर जिस दिन बी आके घोड़ा लेकर जाना चाहता है तो वो देखता है कि वो घोड़ा मर जाता है या वो घोड़ा मरा हुआ पड़ा है। तो एट दैट टाइम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को फिर परफॉर्म करना लाजमी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जब एक दफ़ा वॉइड हो जाए तो उस कॉन्ट्रैक्ट का फिर कोई हैसियत नहीं रहता। तो इसी तरीके से दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको हर हाल में परफॉर्म करना है, हर हाल में परफॉर्म करना है। एक दफ़ा अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया देन यू विल हैव टू परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसके जो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि द प्रोमिसेस बाइंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर्स बिफोर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए ने बी को बताया था कि मैं आपको 1000 लीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई करूंगा। अब होता क्या है कि 25 तारीख से 1 या 2 दिन पहले जो है वो ए मर जाता है। ठीक है दोस्तों, जब ए मर जाता है तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, तो लिहाजा ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। कौन? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव देन विल परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ए मर जाए तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। बेसिकली हमारे पास जो है 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि ये जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे इसको जो प्रोमिसर है वो परफॉर्म करे या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करें। और एक है स्पेशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर जो प्रोमिसर है उसका जो पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। ए ने कहा कि मैं आपका जो घर है वो पेंट कर दूंगा, ठीक है। और बी ने कहा कि मैं आपको क्या दे दूंगा, फर्ज कीजिएगा 50,000 रुपए। तो अब होता क्या है कि ए मर जाता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से पहले। यहां पर अब बी जो है ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ये नहीं कह सकते कि ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लिहाजा आप लोग अब इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करें। क्यों? क्योंकि ये जो पेंटिंग का काम है ये ए के पर्सनल स्किल्स पर डिपेंड करता है। शायद ए के रिप्रेजेंटेटिव पेंटर्स ही ना हो। यार फर्ज कीजिएगा कि एक सिंगर है, ठीक है, ए क्या है, सिंगर है, और उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपके जो फंक्शन में सिंगिंग करने आऊंगा, ठीक है। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब हुआ क्या कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ए मर जाए तो बी इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये नहीं कह सकता कि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही परफॉर्म करेंगे। शायद जो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो सिंगर ही ना हो, ठीक है दोस्तों। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स पर डिपेंडेंट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों जहां पर जनरल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है उन आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रोमिसर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि यहां पर कि अगर ए मर जाए तो ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो 1000 लीटर केरोसिन ऑयल सप्लाई करेंगे बी को, और बी बाउंड होगा कि वो 1 लाख रुपए जो है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दें। इसी तरीके से दोस्तों अनलेस कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, और अगर वो जनरल नेचर का है तो वो उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस कॉन्ट्रैक्ट को पर। सो नाउ फ्रेंड वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 38 of chapter number 4 of the Contract Act 1872, contract which must be performed. So section 38 basically deals with effect of refusal to accept offer of performance. इसका मतलब ये है, फर्ज कीजिएगा A और B के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। A B को फलां तारीख को, यानी कि कोई भी तारीख आप लिख सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिएगा A
और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। ए बी को फर्ज कीजिएगा चेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कितने चेयर्स हैं? 500 चेयर्स हैं। और ए ने बताया कि आप मुझे 500 चेयर जो है ये 15 जनवरी को देंगे, ठीक है। और फ़र्ज़ कीजिएगा उसने टाइम भी बता दिया कि भाई आप 5 बजे आप इन चेयर्स को पहुंचाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आप ये चेयर जो पहुंचाएंगे ये इस जो बी का जो स्कूल है वहाँ पहुंचाएंगे। यानी कि बी ने डेट भी बता दिया कि 15 तारीख़ को मुझे चेयर्स चाहिए, साथ में कहा कि 5 बजे आप ये चेयर्स पहुंचा दीजिएगा। और ये भी बताया कि चेयर पहुंचाना किधर है? स्कूल में, यानी कि बी का जो स्कूल है वहाँ चेयर पहुंचाना है। अब ए ने क्या किया कि 15 तारीख़ को 5 बजे से पहले पहले जो चेयर्स थे 500 चेयर्स जो हैं ये वो पहुंचा देता है। और बी क्या करता है कि ये जो ऑफ़र है इसको रिजेक्ट कर लेता है, यानी कि रिफ्यूज़ कर लेता है कि भाई मुझे चेयर्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी के दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप 15 तारीख़ को चेयर्स पहुँचाएंगे, 5 बजे आप चेयर्स पहुँचाएंगे। और कहाँ पहुँचाएंगे? स्कूल में पहुँचाएंगे, यानी कि बी का जो स्कूल है वहाँ 500 चेयर्स पहुँचाएंगे। तो जब ए चेयर्स पहुँचा देता है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वो क्या करता है? प्रोमिजी क्या करता है? प्रोमिजी करता है, रिफ्यूज कर लेता है उस ऑफर को जो कि प्रोमिजर परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, यहां पर जो ये मिस्टर ए है इसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है, इसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। और साथ में ये बी जो है ये स्टिल लाइबल होता है। किस चीज के लिए? कि इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर लिया है। अब यहां पर ये मिस्टर ए इज बेसिकली इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ दिस चेयर, यानी कि ए को तो नुकसान हुआ, ए ने 500 चेयर्स तैयार कर लिए और जब उसने 500 चेयर्स स्कूल पहुंचा दिया तो बी ने मना कर लिया। अब दोनों के दरमियान तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर बी क्या करेगा? कंपनसेशन देगा और साथ में जो एक्चुअल कॉस्ट है 500 चेयर्स का वो भी ए को देगा क्योंकि ए ने नुकसान किया है। इसी तरीके से दोस्तों सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा अगर एग्जाम्पल की जरूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी दे दूंगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, promiser has made offer of performance to the promisee and the offer has not been accepted। प्रोमिजर ने अपना जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, उसको उसने परफॉर्म कर दिया, मगर जो प्रोमिजी है उसने उसको रिजेक्ट कर लिया, रिफ्यूज कर लिया कि मुझे चेयर्स नहीं चाहिए। तो होगा क्या? द प्रोमिजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। यहां पर ये प्रोमिजर जो है ये रिस्पॉन्सिबल फिर नहीं होगा, यानी कि बाद में अगर बी कहता है कि मुझे 500 चेयर्स चाहिए तो उस सिचुएशन में ए बाउंड नहीं होगा कि वो 500 चेयर्स जो है वो डिलीवर कर दें बी को। एक दफा उसने डिलीवर कर दिया, बी ने रिजेक्ट कर लिए, तो यहां ये जो प्रोमिजर है इसकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। एंड ही डज नॉट लूज हिज राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो प्रोमिजर है इसका राइट भी खत्म नहीं होता कि भाई बी ने तो चेयर्स नहीं लिए, इसका अब स्टिल इसी कॉन्ट्रैक्ट में राइट है, यानी कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया? ब्रीच किया, तो ये कंपनसेशन क्लेम कर सकता है और जो एक्चुअल लॉस हुआ है प्रोमिजर को वो क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे एक्चुअल लॉस हुआ है, मैंने आपके लिए 500 चेयर्स तैयार किए, बाद में आप रिजेक्ट कर रहे हो, और इसी के साथ जो कंपनसेशन है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो उसके लिए प्रोमिजर इंटाइटल्ड होगा। सो एवरी सच ऑफर मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। ये जो ऑफर है ये कुछ कंडीशंस बताए गए हैं, इसको लाजमी तौर पर, यानी कि ये जो ऑफर प्रोमिजर ने दे दिया है किसको? प्रोमिजी को, तो ये कंडीशंस जो है इसको मद्देनजर रखते हुए अगर ये ऑफर दिया गया है तो एट दैट टाइम दिस सेक्शन वुड बी एप्लीकेबल। सो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ये अनकंडीशनल होना चाहिए भाई। फर्ज कीजिएगा बी ने चेयर्स मांगे थे और ए ने क्या किया कि ए ने कहा कि भाई ठीक है मैं आपको तो 500 चेयर्स दे रहा हूं, मगर साथ में जो है आप 200 टेबल भी मैं आपको दूंगा।
तो ये क्या हुआ, ये मजीद प्रोमिजर कंडीशन लगा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रोमिजी ने मांगा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में जो बात लिखी गई है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 500 चेयर्स प्रोवाइड कर रहा है तो ये क्या है, अनकंडीशनल है। और अगर साथ में वो ये बोले कि भाई मैं आपको 200 टेबल्स भी दूंगा, तो ये क्या है, कंडीशन है। तो ऑफर में कंडीशन नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, यानी कि प्रोमिजी ने जो टाइम बताया था कि भाई 15 जनवरी को 5 बजे से पहले पहले और मेरे स्कूल में पहुंचाना है, अगर उसने ऐसा किया है तो एट दैट टाइम द प्रोमिसर कैन टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 38. The promisee must have reasonable opportunity to ascertain that the thing offered is the thing for which contract is made. यानी कि प्रोमिसर ने क्या किया, ये जो 500 चेयर्स है उसने डिलीवर कर दिए ऐसे टाइम में कि प्रोमिसी के पास रीजनेबल टाइम था कि वो ये चेयर्स देख सके कि ये चेयर्स जितनी क्वांटिटी मांगी गई है और जो जैसी क्वालिटी मांगी गई है, तो क्या ये वही चेयर्स हैं या नहीं हैं। ये कंडीशन भी क्या होना चाहिए, ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों बताया गया है कि एन ऑफर टू वन ऑफ द सेवरल ज्वाइंट promisee has the same legal consequences as an offer to all of them. फर्ज कीजिएगा कि ए क्या थे, उस स्कूल में प्रिंसिपल हैं और सी जो है फॉर एग्जांपल वाइस प्रिंसिपल हैं। इन दोनों ने क्या किया, ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए ने ऑफर दिया है किसको, बी को, ठीक है, सी उस वक्त मौजूद नहीं थे। बी ने ऑफर को क्या किया, रिजेक्ट कर लिया कि भाई हमें 500 चेयर्स नहीं चाहिए। तो ये ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि ये इन दोनों ने क्या किया है, रिजेक्ट कर लिया है। और इन केस अगर वो बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप हमें 500 चेयर दे दीजिएगा, तो यहां पर ऐसा तस्वुर किया जाएगा कि ये ऑफर बी और सी दोनों ने एक्सेप्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है सेक्शन 38 के मुताल्लिक। अब हम सेक्शन 39 को स्टडी करेंगे। नाउ फ्रेंड, वी विल स्टडी अबाउट द सेक्शन 39 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. So this section is about effect of refusal of party to perform promise wholly. फर्ज कीजिएगा ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 2 साल के लिए महीने में एक दफ़ा 100 बेल ऑफ कॉटन क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा, ठीक है। और आप मुझे 100 बेल ऑफ कॉटन के लिए जैसे ही मैं आपको सप्लाई करूँगा तो आप मुझे 100 बेल ऑफ कॉटन के लिए आप मुझे देंगे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करते हैं 50,000 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का। और डिलीवर कब करेगा, वंस इन अ मंथ, ठीक है, महीने में एक दफ़ा वो बी क्या करेगा, ए जो है वो बी को 100 बेल ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा। अब होता ये है कि ए सिर्फ 2 या 3 दफ़ा जो है वो 100 बेल ऑफ कॉटन बी को डिलीवर कर देता है और तीसरे महीने में वो जो है डिलीवर नहीं करता, विलफुली डिलीवर नहीं करता, तो वहाँ पर बी के पास ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और फर्दर जो है वो कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है कि ए ने जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है और इसने जो तीसरे महीने को मुझे 100 बेल ऑफ कॉटन सप्लाई नहीं किया तो उससे मुझे ये नुकसान हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोमिजी है उसके राइट के मुताल्लिक बताया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को तो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर दें, कैंसिल कर दें। और अगर उसने अपना कंसेंट दे दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने क्या किया कि 2 महीने या 3 महीने उसने भेज दिया 100 बेल ऑफ कॉटन और चौथे महीने में उसने नहीं भेजे बल्कि 5वें महीने में उसने दोबारा भेज दिए, और अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिए 100 बेल्स ऑफ कॉटन को, तो एट दैट टाइम जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता बल्कि वो कंपनसेशन पर क्लेम कर सकता है कि आपने 5th मंथ को 100 बेल्स ऑफ कॉटन नहीं भेजे, लिहाजा मुझे नुकसान हुआ था, वो नुकसान जो है उसके लिए आप मुझे कंपनसेशन दे दें, यानी कि आप मुझे कंपनसेट करें। तो लिहाजा यहाँ पर जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता है तो ख़त्म कर सकता है, और अगर उसने वो ख़त्म नहीं करना चाहता
तो एट दैट टाइम ही कैन ओनली क्लेम कंपनसेशन। ठीक है कि मुझे ये लॉस हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म नहीं किया। तो इस सेक्शन में दरअसल यही बात बताई गई है। सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझते हैं, उसके बाद अगर दोबारा एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों को दोबारा भी एग्जाम्पल दूंगा। फ़र्ज़ कीजिएगा कि सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। ठीक है, व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग। यहां पर देखे दोस्तों, दो बातें लिखी गई है कि रिफ्यूज टू परफॉर्म यानी कि वो मना कर दे कि भाई मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, और डिसेबल का मतलब है कि वो अपने आप को विलफुल जो है ऐसा दिखाए कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। दोस्तों यहाँ पर ये जो डिसेबल है और अनेबल और डिसेबल में जो है इसमें फ़र्क है। फ़र्क यह है कि डिसेबल जो है विलफुली अगर आप अपने आप को डिसेबल कर देते हैं कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, और अनेबल ये है कि फॉर एग्जांपल बंदा जो है बीमार भी हो सकता है या कोई ऐसा कोई और वजह है जिसकी वजह से आप वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है विलफुली अगर आप अपने आप को डिसेबल करते हैं तो इस सेक्शन में दरअसल बताया गया है कि विलफुली। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जो सेक्शन है ये सेक्शन एप्लीकेबल है ओनली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ बल्कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 लीटर केरोसिन ऑयल दूंगा। ठीक है, और आप मुझे जो है 50,000 रुपये देंगे, फ़र्ज़ कीजिएगा। तो मैंने आपको 100 लीटर केरोसिन ऑयल दे दिया और आपने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ। मैंने अपना ऑब्लिगेशन जो मेरा लीगल ऑब्लिगेशन था वो मैंने फुलफिल कर दिया और आपने अपना लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है ओनली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट पर। तो द प्रोमिस अगर वो रिफ्यूज कर दे कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर क्या करता है रिफ्यूज कर दे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकता, तो जो प्रोमिसी है उसके पास दो राइट हैं। ठीक है, अगर वो चाहे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है प्रोमिसी, और अगर उसने अपनी रजामंदी दिखा दी कि कोई बात नहीं, आपने 5th मंथ को कॉटन सप्लाई नहीं किया, 6th मंथ को आपने कर लिया, अगर प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि प्रोमिसी ने अपनी जो रजामंदी है वो दिखा दी है। यहाँ पर फिर वो अगर वो 6 मंथ को कॉटन रिसीव करता है तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि प्रोमिसी सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। यानी कि आपने 5th मंथ को जो है मुझे कॉटन नहीं भेजा, उस वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, लिहाजा आप मुझे जो है कंपनसेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बट इफ द प्रोमिसी सिग्निफाइज हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस then he cannot put an end to the contract but is entitled for compensation। ठीक है, फिर उस टाइम अगर वो अपनी रजामंदी दिखाता है तो at that time he cannot put an end to the contract, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता बल्कि सिर्फ और सिर्फ he is only entitled for compensation। ठीक है कि मुझे ये नुकसान हुआ है लिहाजा आप मुझे कंपनसेशन देंगे। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन है जो एक्ट में दिया गया है। ए एक सिंगर है और बी जो है ये एक मैनेजर है थिएटर का। ठीक है, तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 2 महीने 2 मंथ्स मतलब 2 महीने जो है हर हफ्ते में 2 नाइट्स के लिए, यानी कि 2 मंथ्स इन एवरी वीक फॉर 2 नाइट्स ए आएगा और आपके थिएटर में क्या गाएगा, गाना गाएगा। अब ए क्या करता है और बी इसके बदले में कितने रुपये देगा, यानी कि कितने पैसे देगा, 100 रुपया देगा फॉर ईच परफॉर्मेंस, यानी कि जैसा ही ए आएगा गाना गाएगा बी उसको 100 रुपये देगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर क्या करता है कि 6th नाइट को बी अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर देता है, सॉरी ए जो है 6th नाइट को अपने आप को विलफुली एब्सेंट कर देता है। तो यहां पर
बी के पास ये राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, अगर वो ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर सकता है। होता क्या है कि अगर ए 7 नाइट को आ जाए और गाना गा ले, ठीक है, और बी उसको कुछ नहीं कहता कि आप जो है 6 नाइट को नहीं आए थे लिहाजा मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता हूं, तो इसका मतलब है कि बी ने अपनी रजामंदी दिखा दी है। तो एट दैट टाइम बी कैन नॉट रिसेंड दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसमें बताया गया है सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि भाई आप 6 नाइट को नहीं आए थे, आप मुझे कंपनसेशन देंगे। और अगर आपने जो है अगर बी ने यह कहा कि आप 6 नाइट को नहीं आए थे लिहाजा मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहता हूं, तो एट दैट टाइम बी जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। और अगर उसने 7 नाइट को आके गाना गा लिया तो और बी ने कुछ नहीं कहा, यानी कि बी ने अपनी रजामंदी दिखाई कि ठीक है 6 नाइट को नहीं आया था 7 नाइट को आ गया, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त बी फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं कर सकता, बल्कि बी जो है सिर्फ और सिर्फ कंपनसेशन क्लेम कर सकता है दोस्तों।